नमस्ते। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। वो सवाल है कि संस्कृति आखिर है क्या। सच पूछिए तो ये वो सवाल है जिसने एंथ्रोपोलॉजी जैसे पूरे विषय को ही जन्म दे दिया। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इंसानी समाज कितने अलग अलग हैं, है ना? फिर भी अंदर ही अंदर हम सब कितने एक जैसे हैं। ये वो पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को उलझा कर रखा है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया भर के रीति रिवाज, मान्यताएं और भाषाएं इतनी अलग अलग हैं, पर फिर भी कुछ गहरे धागे हम सबको एक साथ पिरोते हैं। तो चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाने की सबसे पहली और बड़ी कोशिश पर आते हैं। 19वीं सदी में एक जबरदस्त आइडिया सामने आया जिसे कहते हैं सांस्कृतिक विकासवाद। उस जमाने में डार्विन का एवोल्यूशन का आइडिया हवा में था, हर तरफ उसी की चर्चा थी। तो कुछ थिंकर्स ने सोचा क्यों ना इसी चश्मे से हम इंसानी समाज को भी देखें कि भाई सारी संस्कृतियां एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, एक ही सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई नीचे के पायदान पर है तो कोई ऊपर पहुंच चुका है। और इस सीढ़ी का खाका तैयार किया E.B. टायलर और L.H. मॉर्गन जैसे बड़े नामों ने। उन्होंने समाज को मोटे तौर पर 3 स्टेजेस में बांट दिया: जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता। और तरक्की नापने का पैमाना क्या था? टेक्नोलॉजी। अगर आग जलाना सीख लिया तो आप एक पायदान ऊपर चढ़ गए। मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, एक और पायदान। और जैसे ही लिखना सीख लिया, मुबारक हो, आप सभ्य कहलाए। लेकिन अब जाहिर है इस सोच में बड़ी बड़ी खामियां थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी, ये एथनोसेंट्रिक थी। मतलब ये मानकर चल रही थी कि पश्चिमी सभ्यता ही टॉप पर है और बाकी सबको वहीं पहुंचना है। दूसरी बात, ये आर्मचेयर सोच थी। मतलब आराम कुर्सी पर बैठकर दूसरों की कहानियां सुनकर सिद्धांत बना लिए गए। कोई फील्ड में जाकर हकीकत नहीं देख रहा था। और इसने इस बात को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया कि संस्कृतियां एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में भी तो विकसित हो सकती हैं। तो जब इस सीढ़ी वाले आइडिया पर सवाल उठने लगे तो मैदान में कुछ नए जबरदस्त विचार आए और यहीं से बहस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लिया। तो बहस 2 टीमों में बंट गई। एक तरफ थे विकासवादी जो कहते थे कि भाई सब लोगों का दिमाग एक जैसा है तो वो एक जैसी मुश्किलों के लिए एक जैसे हल निकालेंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ थे प्रसारवादी। उनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं है, आविष्कार तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर संस्कृतियां एक दूसरे से आइडिया और तकनीकें उधार लेती हैं। इसी को कल्चरल बोरोइंग कहते हैं और इसी से चीजें फैलती हैं। और फिर बीच बहस में एक ऐसा सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, पूरा खेल ही पलट दिया। लोगों ने यह पूछना बंद कर दिया कि संस्कृति कहां से आई और पूछना शुरू किया कि संस्कृति आज, अभी, यहां करती क्या है। और इसी सवाल से जन्म हुआ फंक्शनलिज्म का। इस नई सोच के हीरो थे ब्रॉनिस्लॉ मैलिनोव्स्की। उन्होंने कहा, अरे भाई, संस्कृति कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, ये तो एक जिंदा प्रैक्टिकल टूलकिट है, हमारी और समाज की जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया। हर रीति रिवाज, हर मान्यता का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है। देखिए, मैलिनोव्स्की का तर्क कितना सीधा और सरल था। सबसे पहले हमारी कुछ बेसिक जरूरतें हैं, खाना, पानी, सुरक्षा, ठीक है। फिर संस्कृति इन जरूरतों को पूरा करने के तरीके बनाती है, जैसे खेती, परिवार, कानून। और फिर इन तरीकों को चलाने के लिए कुछ और जरूरतें पैदा हो जाती हैं, जैसे स्कूल, सरकार। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक फंक्शन पूरा कर रहा है। अब मैलिनोव्स्की के साथ साथ एक और बड़े विचारक थे, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। उनका फोकस थोड़ा सा अलग था। वो एक इंसान की जरूरतों से ज्यादा पूरे समाज को एक शरीर, एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखते थे। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर हमें जिंदा रखते हैं, वैसे ही धर्म, परिवार, कानून जैसी संस्थाएं पूरे समाज को एकजुट और संतुलित रखती हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि संस्कृति बाहर से क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। अब हम सतह से उतरकर हमारे दिमाग की उन गहरी छिपी हुई संरचनाओं को देखेंगे जो संस्कृति को असल में आकार देती हैं। ये शब्द हैं महान विचारक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के, और ये उनकी सोच के बड़े कैनवास को दिखाते हैं। वो किसी एक दो समाज में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो तो उस छुपे हुए ग्रामर को, उन यूनिवर्सल नियमों को खोजना चाहते थे जो हर इंसानी संस्कृति के पीछे काम करते हैं। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि हम इंसान, हमारा दिमाग दुनिया को हमेशा जोड़ों में समझता है, बाइनरी ऑपोजिट्स में, जैसे दिन और रात,
अच्छा और बुरा, कच्चा और पका, नेचर और कल्चर। और यही सोचने का तरीका हमारी कहानियों, हमारी मान्यताओं, हमारे रिवाजों में झलकता है, चाहे हम दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस गहरी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, खाना पकाने का। अब जरा सोचिए, भुना हुआ खाना, वो आग के सीधे संपर्क में आता है ना, मतलब वो नेचर के ज्यादा करीब है। वहीं उबला हुआ खाना एक बर्तन में पकता है, और बर्तन क्या है? एक इंसानी ईजाद, एक कल्चरल प्रोडक्ट। तो वो कल्चर को दिखाता है। देखा, कितना आसान तरीका है ये समझने का कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो देखिए, बड़े बड़े सिस्टम्स और दिमाग की गहरी परतों को समझने के बाद कहानी एक बार फिर घूमकर वापस इंसान पर आ गई। इस सवाल पर कि ठीक है, ये सब तो है, पर संस्कृति एक इंसान के कैरेक्टर को कैसे बनाती है? और इसी सवाल से एक नई सोच का जन्म हुआ, कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल। इसे शुरू किया था फ्रांस बोस के स्टूडेंट्स ने। ये लोग समझना चाहते थे कि किसी खास कल्चर में पलने बढ़ने का असर किसी की पर्सनैलिटी पर कैसे पड़ता है। क्या कल्चर हमारी शख्सियत को एक खास ढर्रे में ढाल देता है? इसका एक शानदार उदाहरण है रूथ बेनेडिक्ट का काम। उन्होंने संस्कृतियों को दो तरह की पर्सनैलिटी में बांटा। एक तरफ थीं अपोलोनियन संस्कृतियां, जो शांति, अनुशासन और नियमों को मानती थीं, और दूसरी तरफ डायोनीशियन संस्कृतियां, जो जोश, जुनून और हर चीज को हद तक अनुभव करने में विश्वास रखती थीं। तो अभी तक हमने अलग अलग विचारों का एक तूफानी दौरा किया है ना? विकासवाद से लेकर संरचनावाद तक। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें इंसानियत के बारे में क्या सिखाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एक थ्योरी सही है और बाकी सब गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी थ्योरी अपने आप में पूरी नहीं है। ये सब एक टूलकिट के अलग अलग औजार की तरह हैं। हर औजार हमें इंसानियत की उलझी हुई तस्वीर का एक अलग हिस्सा दिखाता है। सोचिए, हर आइडिया ने हमें एक नई नज़र दी। विकासवाद ने हमें इतिहास की गहराई दिखाई। प्रसारवाद ने याद दिलाया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म ने सिखाया कि हर रिवाज का कोई ना कोई मतलब होता है। संरचनावाद ने हमें दिमाग के अंदर झांकने का रास्ता दिखाया, और कल्चर एंड पर्सनैलिटी ने इस बड़ी तस्वीर को हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ दिया। तो ये सारे सिद्धांत अपने अपने जमाने में बने लेंस थे, दुनिया को देखने का एक नया चश्मा। लेकिन इंसान को समझने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। तो असली सवाल ये है कि जब हम अगला नया लेंस बनाएंगे, तो हमें इंसानियत की कौन सी अनकही, अनसुनी सच्चाई नजर आएगी?